फ्रेंड्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें विकासीय जीव विज्ञान या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या है? जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन, अर्थात पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से वनस्पति तथा प्राणी जगत में होने वाले परिवर्तन विकासीय जीव विज्ञान कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन, यानी कि इसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से वनस्पति तथा प्राणी जगत में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो वह क्या कहलाती है? विकासीय जीव विज्ञान कहलाता है। इसके बाद देखते हैं विकास। विकास क्या होता है? एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक क्रमिक परिवर्तन विकास कहलाता है। मतलब एक स्थिति से सबसे पहले क्या हुआ? छोटे छोटे माइक्रोब्स बने, उसके बाद क्या हुआ? उससे बड़े जीव जंतु बने, उसके बाद उससे जटिल जंतु बने। तो ये क्या है? एक क्रम से विकास है, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक क्रमिक परिवर्तन विकास कहलाता है। विकास शब्द का अर्थ क्या होता है? खुलना या छुपी हुई संभावनाओं को उद्घाटित करना, यानी कि जो चीज़ें हैं उनको खोलकर और उसमें जो छुपी हुई संभावनाएं हैं उनको क्या करना, एक तरीके से बताना। ठीक है। फिर है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए सिद्धांतों को दो समूह में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीनवाद और नंबर 2 आधुनिकवाद। बेटा, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है उसका जो सार है या उसके बारे में जो जानकारी है वो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या है? ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो लगभग 20 बिलियन पूर्व। 20 बिलियन पूर्व का मतलब है लगभग 2000 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि जो ब्रह्मांड बना था वो 20 बिलियन पूर्व, और जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो 4.5 बिलियन पूर्व हुआ है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत क्या कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा महाविस्फोट हुआ था जिसके द्वारा क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका प्राचीनवाद। प्राचीनवाद के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। मतलब ये क्या है? प्राचीनवाद में जो है उसमें लोग क्या है, अपने अपने मत रखते हैं, अपने अपने अनुसार बताते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहला मत क्या है इसका? विशिष्ट उत्पत्तिवाद या स्पेशल क्रिएशन। तो इस मत के अनुसार लोगों का क्या कहना है, या जो साइंटिस्ट हैं क्या कहते हैं, इसके अनुसार कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो 6 दिनों में हुआ है, और जिसकी रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। ठीक है। 6 दिन में कैसे हुआ है? प्रथम दिवस, यानी कि फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में क्या हुआ है? फर्स्ट डे में पृथ्वी एवं स्वर्ग, यानी कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है? सबसे पहले पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण हुआ है। सेकंड डे में क्या हुआ था? आकाश बना। दिवस मतलब डे। ठीक है। तृतीय दिवस में क्या हुआ है? शुष्क पृथ्वी एवं वनस्पति बने। फोर्थ डे में सूर्य, चंद्रमा एवं तारों का निर्माण हुआ। इसके बाद 5वें दिन में क्या हुआ? मछलियाँ एवं पक्षी बने। और छठे दिन या षष्ठम दिवस क्या हुआ? मानव तथा अन्य सभी जंतुओं का निर्माण हुआ। ठीक है। इस मत के अनुसार क्या हुआ? पृथ्वी का जो निर्माण है वो 6 दिनों में पूरा हुआ, और जिसका निर्माण किसने करा था? ईश्वर ने किया है। सेकंड मत क्या है? स्वतः जननवाद अथवा अजैववाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इसके अनुसार क्या है? जैविक अवस्था की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। बेटा, जैविक अवस्था कौन सी होती है? जिसमें हमारी सजीव वस्तुएं आती हैं। ठीक है। अजैविक जैसे निर्जीव, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य की किरण, प्रकाश, ताप, ये सब कैसे हो गए? हमारे अजैविक पदार्थ। तो इनका कहना क्या है? जो जैविक अवस्था की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अजैविक पदार्थों से हुई है।
थर्ड मत क्या कह रहा है, जैव निर्माणवाद या बायोजेनेसिस। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति केवल जीवित पदार्थों से ही हुई है। ठीक है। फोर्थ क्या है, ब्रह्मांडवाद या बीजाणुवाद, कॉस्मोजोइक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, पृथ्वी पर जीव किसी अन्य ग्रह से आए हैं, अर्थात जीव की उत्पत्ति अन्य किसी ग्रह पर हुई है। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, इनका कहना है कि जो ये जीव हैं जो पृथ्वी पर प्रेजेंट है सजीव, ये क्या हैं, अन्य ग्रहों से आए हैं और वो यहाँ पर आकर रहने लग गए हैं। बेटा ये सारी थ्योरी प्राचीनवाद के अंतर्गत थी। चलिए अब देखते हैं आधुनिकवाद। आधुनिकवाद किसने दिया था, हेर्डेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन इसको प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किसने किया था, ओपेरिन ने। ओपेरिन ने क्या करा था, इस आधुनिकवाद को प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया था और एक सिद्धांत प्रतिपादित। चलिए देखते हैं जैव रासायनिक विकास अथवा ओपेरिनवाद का सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवन की उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। मतलब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है और जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, उसको जितना टाइम लगा है उस प्रक्रिया को पूरा होने में, उस प्रक्रिया को हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या था, परमाणु अवस्था। तो क्या है, पृथ्वी का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने से भारी परमाणु जैसे कॉपर, निकिल यानी कि Cu, Ni आदि ने पृथ्वी का केंद्रीय भाग बनाया तथा जो हल्के परमाणु थे जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि से क्या हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो पहले चरण में क्या हो रहा है, पहले चरण में पृथ्वी का केंद्रीय भाग बना और वायुमंडल का निर्माण हुआ। चलिए देखते हैं इसका द्वितीय चरण या अणु अवस्था। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा, जिसके कारण परमाणुओं के परस्पर क्रिया करने से अणु तथा सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे नाइट्राइट्स, मीथेन, अमोनिया आदि। मतलब क्या कह रहे हैं, आपको पता है परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो वही कहना है, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हो गया और जिससे जो परमाणु थे उनकी आपस में क्रिया हुई, उस क्रिया से अणु तथा सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे मीथेन और तीसरा चरण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तीसरे चरण में क्या हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, इसका निर्माण पहले अणुओं के मिश्रण से बने यौगिकों के जल में घुलने के कारण हुआ। कैसे, क्या कह रहे हैं, ये जो पहले अणु थे उनके मिश्रण से क्या हुआ, यौगिक बने और वह यौगिक क्या हुए, जल में घुल गए। तो उन यौगिकों के जल में घुलने के कारण क्या हुआ, जो समुद्री जल था वो कैसा हो गया, खारा हो गया तथा जिनमें क्या हुआ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल आदि। तो क्या कह रहे हैं, इसमें कैसे निर्माण हुआ, पहले अणुओं के मिश्रण से बनी यौगिकों के जल में घुलने के कारण समुद्री जल खारा हो गया, जिनसे क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। चौथा चरण, विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थ का। चौथे चरण में विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, इसमें जो सरल कार्बनिक यौगिक थे उससे क्या हुआ, जटिल कार्बनिक यौगिक बने, जैसे अमीनो अम्ल से पेप्टाइड तथा शर्कराओं से पॉलीसैकेराइड बने। ये सभी क्रियाएं कैसी थी, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं रासायनिक क्रियाएं, इनमें एंजाइम भाग लेते हैं, लेकिन इस टाइम क्या हुआ था, ये सभी क्रियाएं बिना एंजाइम तथा कोशिका के बाहर घटित हुई। अतः हेर्डेन ने 1920 में आदि सागर के इस जल को कार्बनिक यौगिकों का एक गर्म पतला सूप या पूर्वजीवी सूप कहा। यानी कि इन क्रियाओं के दौरान जो जल था, यानी कि जल में क्या थे, कार्बनिक यौगिक घुले हुए थे, तो इस जल को क्या कहा, एक गर्म पतला सूप कहा। किसने कहा, हेर्डेन ने 1920 में। ठीक है। नंबर 5 यानी कि पांचवा चरण, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एवं कोशिका कलाओं जैसी संरचनाओं का निर्माण। इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एवं कोशिका कलाओं जैसी संरचनाओं का निर्माण हुआ। कैसे हुआ,
गर्म गर्म सूप में विविध यौगिकों के, यानी कि जो गर्म सूप बना उसमें विभिन्न यौगिकों के, अलग अलग प्रकार के यौगिकों के अणुओं में आपस में क्या हुई, क्रिया हुई, और उस क्रिया के दौरान क्या हुआ, नए नए यौगिक बनते रहे। जल में घुले जटिल कार्बनिक यौगिकों के अणु एकत्रित होकर बड़े कोलाइडल कण बना लेते हैं। इन्हीं कोलाइडल कणों को ओपेरॉन ने कोसरवेट्स का नाम। छठा चरण, आदि कोशिकाओं का निर्माण। इसमें क्या हुआ, छठे चरण में आदि कोशिकाओं का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, कोसरवेट्स तथा न्यूक्लियो प्रोटीन के मिलने से प्रोकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि आदि कोशिकाएं विषमपोषी रही होंगी, जिनमें विषमपोषी प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ। मतलब क्या कह रहे हैं ये, जो उधर कोलाइडी कण बने थे, ठीक है, उससे मिलकर और न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या थी, सबसे पहले बनने वाली सेल्स थी, आद्य सेल्स थी, प्राचीन सेल्स थी, ठीक है। तो ये जो सेल्स थी, सबसे पहले इन सेल्स का निर्माण हुआ और इन सेल्स के द्वारा क्या हुआ, विषमपोषी कोशिकाएं बनी, और विषमपोषी कोशिकाओं से क्या हुआ, विषमपोषी प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है। विषमपोषी क्या होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहें, उन्हें क्या बोलते हैं हम, विषम। अर्थात जो जीव खाने के लिए दूसरे जीवों या चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें ही हम विषमपोषी जीव कहते हैं। चलिए 7वां चरण देखते हैं, स्वयं पोषण की उत्पत्ति। इसमें क्या हुआ है, स्वयं पोषण की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई देखते हैं। जब आदिसागर जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हुई तो संघर्ष व स्पर्धा के दबाव में कुछ उत्प्रेरक बने, जिनकी सहायता से कोशिका आदि सागर में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से ही ऊर्जा के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकती थी। इससे ही स्वपोषण का आरंभ माना जाता है। मतलब जब आदि सागर जल में कार्बनिक पदार्थ जो थे उनकी मात्रा कम हो गई तो क्या हुआ, आपस में संघर्ष हुआ, और क्या हुआ, उसमें स्पर्धा यानी कि कंपटीशन का दबाव बना। जब स्पर्धा और कंपटीशन वगैरह हुआ तो क्या हुआ, उत्प्रेरक बने, जिनकी सहायता से कोशिका जो थी वो आदि सागर में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से ही ऊर्जा के लिए क्या कर सकती थी, आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकती थी। तो इससे ही क्या हुआ, स्वयं पोषण का निर्माण हुआ। इसमें ही रसायन संश्लेषी तथा प्रकाश संश्लेषी की भी उत्पत्ति हुई। इसमें नीले हरे शैवाल जैसे प्रोकैरियोटिक जीवों द्वारा संश्लेषण में O2 मुक्त हुई। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या थे, नीले हरे शैवाल भी प्रेजेंट थे, यानी कि इस टाइम नीले हरे शैवाल जैसे प्रोकैरियोटिक जीव बन गए थे, जिनके द्वारा क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो जब वह ऑक्सीजन मुक्त हुई तो इस कंडीशन को क्या कहा गया, पृथ्वी के वातावरण को मतलब एक नई क्रांति मिली। जब ऑक्सीजन मुक्त हुई तो इसे क्या नाम दिया गया, ऑक्सीजन क्रांति नाम दिया गया। इसके कारण वायुमंडल ऑक्सीकृत हो गया। मतलब एक बार फिर से समझिए, इसमें नीले हरे शैवाल जो थे वो प्रोकैरियोटिक जीव बने, जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन मुक्त हुई। जब ये ऑक्सीजन मुक्त हुई तो क्या हुआ, पृथ्वी के वातावरण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस जो परिवर्तन आया, इसी परिवर्तन को क्या कहा गया, ऑक्सीजन क्रांति के नाम से भी जाना गया। इसके कारण जो वायुमंडल था, ऐसे 7वें चरण में क्या हुआ, एक ऑक्सीकृत वायुमंडल का निर्माण हुआ, और इसमें क्या हुआ, स्वपोषण की उत्पत्ति हुई। चलिए अब देखते हैं 8वां चरण। इसमें क्या हुआ, इसमें सुकेंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति हुई, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ। स्वतंत्र O2 के उपलब्ध होने के कारण पृथ्वी पर वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनने लगीं। इस प्रकार यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ। सबसे पहले कौन सी सेल्स बनी थी, प्रोकैरियोटिक बनी थी। फिर क्या हुआ, उससे जटिल सेल्स बनी, जिन्हें हमने क्या कहा, यूकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स से क्या बने, यूकैरियोटिक जीव बने, ठीक है। इस तरीके से आधुनिक बाद का ये जो मत है उसके 8 चरण कंप्लीट
होते हैं। फिर ये जो ओपेरॉन का सिद्धांत था बाद में उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रकाशित हुआ। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में आपको जो भी कुछ समझ में ना आया हो वो आप मुझसे